नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जनरल लेप्रोस्कोपिक लेज़र एंड प्रोक्टोलॉजी सर्जन, मुकुट हॉस्पिटल, चंडीगढ़ से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पित्त की पथरी से संबंधित उपचार, कारण और लक्षण के बारे में बातचीत की थी। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो हमारी सामाजिक ताने-बाने में एक बड़ी बीमारी है, जिसे हेमरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर कहते हैं। आम भाषा में बवासीर को खूनी बवासीर और सूखी बवासीर करके भी संबोधित करते हैं। बेसिकली बवासीर है क्या और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या उपचार हैं। इस छोटे से वीडियो में हम सब ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस बीच में अगर आपके कोई भी संबंधित सवाल हो तो आप टेक्स्ट करें और उसका उचित जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। बवासीर बेसिकली लैट्रिन के रास्ते से जो नसें होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं, उनमें फुलावट की वजह से नसों का जो ब्लड की नसें हैं, वेसल्स हैं, उनका फूल जाना ही एक तरह से बवासीर है, जिसको आप लोग पाइल्स या हेमरॉइड्स भी कहते हैं। एंड इसके मुख्य कारणों में जो है, एक तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना। दूसरा जो होता है, जो जिन लोगों को बाहर स्पाइसी खाना खाने की आदत होती है, पानी कम पीना होता है हिसाब से, और लंबे टाइम तक कमोड में बैठने की जिनको आदत है, स्मोकिंग करते हुए टॉयलेट जाने की आदत है, या कमोड में बैठ करके न्यूज़पेपर, मोबाइल चलाने की आदत है, 10-15 मिनट से ज़्यादा का समय लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद भी प्रेशर बढ़ने की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल कई बार फिशर या बवासीर की शिकायत हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो अल्कोहलिक हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक हैं, उनमें भी कई बार वेरिसिस के रूप में नीचे जो नसों का गुच्छा बन जाता है। बवासीर जो होती हैं मेनली दो तरीके से पेशेंट्स में रिफ्लेक्ट करती है। या तो लैट्रिन के रास्ते उन्हें लैट्रिन जाते समय दर्द लगता है, या फिर कई बार ब्लीडिंग होती है। बवासीर के केस में दर्द जो होता है बहुत कम केसेस में रहता है। अगर साथ में इन्फेक्शन है या फिशर की प्रॉब्लम है, यानी लैट्रिन का रास्ता टाइट है, छिल गया है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में पेन होता है। या फिर जो होता है बवासीर जो ब्लीडिंग करके लैट्रिन के रास्ते ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड आपको आ रहा है, लैट्रिन जाते समय आपको ये तकलीफ हो रही है, लैट्रिन के दौरान ब्लड आ रहा है। या तीसरा एक जो मुख्य इसका जो लक्षण है वो ये है कि लैट्रिन के रास्ते कोई सूजन बाहर आ रही है। कई बार ये सूजन उंगली से करने से अंदर चली जाती है और कई बार परमानेंटली बाहर रहती है। चूंकि ये लैट्रिन से संबंधित रास्ता है, प्राइवेट पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा संकोच, झिझक रहती है डॉक्टर को दिखाने में, मिलने में, किसी को बताने में। इस वजह से ये कई बार कॉम्प्लिकेट होकर के हमारे पास आते हैं, जिसमें कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें जो है रक्त का थक्का जम जाता है, थ्रोम्बोज्ड हो जाते हैं पाइल्स, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास ओपीडी में कई ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनको थ्रू आउट ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है और 3-4 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कमजोरी और परेशानी रहती है। क्योंकि बवासीर में आपको लगता है कि थोड़ा अनइजीनेस लगता है, टॉयलेट जाते समय भी आपको लगता है कि परेशानी है, मरीज को झिझक रहती है दर्द की वजह से या ब्लीडिंग आने की वजह से, वो जाने में हिचकिचाहट करता है, जिसकी वजह से आपका जो सोशल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बहुत डिस्टर्ब होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए कैसे बचा जा सकता है पाइल से? तो बचने का तो मुख्य ये है कि हमें खान-पान का जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें सुधार करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, साग है, सैलड्स हैं जैसे कि शलगम है, मूली, गाजर और ये खीरा, ये खाने में अत्यधिक मात्रा में रखें। कोशिश करें बाहर का तला हुआ स्पाइसी खाना कम से कम रखें, और अपना जो मील है वो रेगुलर जो उनका टाइमिंग है वो रखने की कोशिश करें। और टॉयलेट जाते समय या लैट्रिन में कम से कम समय में, जब आपको लगे फुल प्रेशर है तभी जाएँ, और टॉयलेट को कोई एक लाइब्रेरी ना समझ करके न्यूज़पेपर या मोबाइल यूज़ करते हुए या स्मोकिंग करते हुए ऐसी हैबिट्स जो है वो ना की जाए, तो हम पाइल से बचाव कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि पाइल्स का ऑपरेशन कराने पे या पाइल्स का इलाज कराने पे फिर से दोबारा हो जाता है, फिर से दोबारा हो जाता है, और इसलिए बहुत से लोग करवाने से डरते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, आजकल जो पाइल्स से रिलेटेड है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिनमें एक तो स्टेपलर हेमरेडोपेक्सी है, जिसमें स्टेपलर के द्वारा हम पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा लेजर हेमरेडोपेक्सी है। दोनों ही केसेस में बाहर लैट्रिन के रास्ते के बाहर कोई टांका, कोई चीरा कुछ नहीं आता है, अंदर प्रोसीजर किया जाता है
मोस्टली सेम डे अगले दिन छुट्टी हो जाती है। 90 टू 92% सक्सेस रेशियो है दोनों में ही। अगर आप डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस का फॉलो करते हैं, हेल्थी डाइट रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करते हैं, तो 90 से 92% केसेस में ये बीमारी दोबारा नहीं आती है। 5 से 7% केस ऐसे हैं जिन्हें लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बनी रहती है, बाहर का खाना पीना रहता है, रेगुलर डाइट्स नहीं है, डाइटरी पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि दोबारा होने के। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइल्स को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने मानसिक रूप से तैयार हों और जो डॉक्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस है वो फॉलो करें। आपको अगर इनमें से कोई भी एक समस्या है, जैसे लैट्रिन के रास्ते सूजन बाहर आती है, लैट्रिन जाते समय ब्लीडिंग होती है ब्राइट रेड कलर की, या फिर पेनफुल लैट्रिन होती है, अनइजीनेस रहता है, पूरे टाइम इरिटेशन रहती है, तो आप अपने नज़दीकी सर्जन या फिर यहाँ मुकुट हॉस्पिटल में ओपीडी आवर्स में कभी भी आकर के दिखाएं और इसका एक उचित इलाज लें। हमारे पास एक सवाल जो आया है हमारे व्यूअर्स का, उनमें से एक है, कैन पाइल्स रिकर आफ्टर ट्रीटमेंट? इफ सो, हाउ कैन रिकरेंस बी प्रिवेंटेड और मैनेज? मैंने जैसे कि अभी बताया है, 90-92% केसेस में रिकरेंस के चांस नहीं होते हैं। दैट्स ए ह्यूज नंबर। आप जो डॉक्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस है, जैसे हेल्थी खाना, पानी खूब पीना, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें फॉलो करके पाइल्स के रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन प्रेग्नेंट वुमेन सेफली अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स एंड व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल? प्रेग्नेंट वुमन में हमारे पास जो यूजुअली किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए जो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हम मानते हैं, दैट इज द सेफेस्ट टाइम टू गेट एनी ट्रीटमेंट ऑप्शन। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने बताया था, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है यूट्रस का साइज बढ़ जाने की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम होना कॉमन है। ऐसे केसेस में अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेडिकली मैनेज की जा सकती है, या एक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी आता है, इंजेक्शन दे करके भी कुछ टाइम के लिए पाइल्स को जो है हम स्टॉप कर सकते हैं। 30-40% तक उसमें सक्सेस के चांसेस हैं। पर अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत पेनफुल है, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान मैनेज किया जा सकता है। कोई विशेष घबराने की बात नहीं है। जीवन शैली में परिवर्तन और आहार में संशोधन पाइल्स को प्रबंधित या रोकने में मदद कर सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जीवन शैली में परिवर्तन और आहार में संशोधन, ये दो मुख्य कारण हैं और बचाव के मुख्य उपाय भी हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्पाइसी फूड खाने से, पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके खाने में पानी अधिक मात्रा में है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सैलेड्स हैं, और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं है, बाहर का तला हुआ स्पाइसी खाना आप कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली आप पाइल से बचाव हो सकता है और इसका रिकरेंस भी प्रिवेंट हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। When is surgery recommended for piles and what are the different surgical options available? पाइल्स में यूजुअली हम ग्रेडिंग के हिसाब से सर्जरी ऑप्शंस देते हैं। पाइल्स में जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, छोटे पाइल्स होते हैं, उनको हम जीवन शैली और आहार में परिवर्तन से मैनेज कर सकते हैं, लाइक ग्रेड 1 और 2 में। लेकिन यदि आपको ये दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सूजन बाहर आ रही है, इट मीन्स इट्स ग्रेड 3 और 4। ऐसी कंडीशन में यूजुअली हमारे पास दो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है एट प्रेजेंट, वन इज लेजर, लेजर के द्वारा हम हेमरेडोपेक्सी करते हैं, दूसरा स्टेपलर। दोनों ही केसेस में बाहर की तरफ कोई टांका नहीं आता है, कोई चीरा नहीं लगता है, एंड 90 to 92% सक्सेस है। मोस्टली पेशेंट सेम डे अगले दिन डिस्चार्ज हो सकता है। तो पाइल्स के केस में यदि आपको इनमें से कोई एक सिम्टम है तो आप तुरंत दिखाएं। अगर इनिशियल ग्रेडिंग में है तो मेडिकली मैनेज किया जा सकता है कुछ टैबलेट्स क्रीम के द्वारा, या फिर जीवन शैली में आहार में परिवर्तन करके। अदरवाइज ग्रेड 3 या 4 है, आपको बॉदर कर रहे हैं, सिम्टम्स परेशान कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो आप इसको अपने सर्जन को, नज़दीकी सर्जन को दिखाएं और इसका उचित ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक टू रिकवर फ्रॉम पाइल सर्जरी एंड व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस?
यूजुअली पाइल सर्जरी किस तरह की हुई है, किस ग्रेडिंग में हुई है और किस उम्र में हुई है, इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यदि आपको इनिशियल स्टेज के पाइल्स हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ यूजुअली नहीं रहती है। वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट कैन मूव अराउंड, जो है खाना-पीना हम सेम डे ही शुरू कर देते हैं और जो हीलिंग या रिकवरी टाइम पीरियड है यूजुअली 3 टू 4 डेज़ इनफ और अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए। और जो इसमें अगर हम स्टेपलर या लेज़र करते हैं, लेज़र सर्जरी में 30 टू 40% जो पाइल्स का साइज़ है ऑन टेबल ही रिड्यूस हो जाता है। बाकी जो 3 टू 4 वीक्स का टाइम पीरियड होता है कंप्लीटली रिग्रेस होने में पाइल्स का, बोथ स्टेपलर एंड लेज़र सर्जरी में। एंड व्हाट कैन इन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस? ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस आप वेरी फर्स्ट डे एज आई सेड वी अलाउ द फूड कि आप खाना ले सकते हैं। थोड़ा बहुत मिर्च मसाले का परहेज़ हम यूजुअली 2 से 3 हफ्ते के लिए मरीज़ को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। अदरवाइज़ घर का बना हुआ सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी, दलिया, फल, फ्रूट, जूस और रोटी सब्जी वगैरह आप घर का बना हुआ आराम से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है। बहुत माइल्ड पेन किलर से इनिशियल वो भी शुरू के 3-4 दिन दे करके मरीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, जो कि हमारे डे टू डे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उसके आधार पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज्ड इन हेमरेज सर्जरी? हेमरेज सर्जरी जो होती है यूजुअली जो हम करते हैं ग्रेड 3 या 4 में, जिसे पर्टिकुलर सर्जरी का नाम दिया गया है, उसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक बहुत ही महीन निडल, इनफैक्ट जो हम कोविड के दौरान इंजेक्शन लगा था उससे भी कम साइज की निडल्स यूज़ करके नीचे का हिस्सा सुन्न कर देते हैं और फिर पाइल्स की सर्जरी करते हैं। बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस इस तरह के एनेस्थीसिया में नहीं रहते हैं। हल्का-फुल्का जो होता है, कई बार कुछ पेशेंट्स में बीपी लो होने या सिर दर्द होने के चांस होते हैं, वो भी बहुत रेयर केसेस में। अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ काइंड ऑफ एनेस्थीसिया एंड बहुत इजीली और इफेक्टिव तरीके से हम इसमें पाइल्स की सर्जरी की जा सकती है। दूसरा जो होता है ग्रेड 1 और 2 में, जो हम यूजुअली कई बार कुछ पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा ठीक कर दो डॉक्टर साहब, तो उस केसेस में किसी तरह के एनेस्थीसिया को हम नहीं देते हैं, सिर्फ लोकल वहीं पे ही उसी एरिया में ही थोड़ा इंजेक्ट करके उस पार्ट को सुन करके और एनेस्थीसिया दे करके हम वो कर लेते हैं, इंजेक्शन दे लेते हैं। और ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का चांस होता है उस एरिया में जहाँ पे इंजेक्शन लगता है या माइल्ड पेन। अदरवाइज कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन एज ऑफ नाउ हमारे पेशेंट्स में हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो दोस्तों, आपके अगर इन पाइल से रिलेटेड, हेमरेज से रिलेटेड कुछ और जो भी अगर कुछ सवाल हो तो आप हमारे पेज पे टाइप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे ड्यू टाइम पीरियड में उसको रिप्लाई करने की। और इन केस फर्दर कुछ भी क्वेरी हो एनी टाइम ड्यूरिंग ओपीडी आवर्स आप आकर के मिल सकते हैं। थैंक यू।